मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी पॉपुलेशन। क्या आप ये जानते हैं वर्ल्ड के अंदर जो 10% लैंड है, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 100% लैंड है उसका सिर्फ 10% पार्ट के ऊपर ही हमारी 90% पॉपुलेशन सरवाइव करती है। और आप ये जानते हैं जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर से जो एक कॉन्टिनेंट है एशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही वहां की है। 6 उसकी ऐसी कंट्रीज है जिसमें से एक इंडिया भी है जिसकी पॉपुलेशन हाईली अपर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना। 2023 की बात कर रहे हैं हम कि चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन 2025 तक आते आते आप देखेंगे कि इंडिया भी सबसे हाई रैंक पे आएगा पॉपुलेशन के मामले पे। अभी सेकंड रैंक पे है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, तो आप सोच सकते हैं 2025 तक वो आराम से आ जाएगा। आपको पता है 21st सेंचुरी की बिगनिंग में, 21st सेंचुरी थी, उसकी शुरुआत के अंदर 6 बिलियन पर्सन थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसे धीरे 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 करके वो और बढ़ते जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि कई जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, कई जगहों पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, कहीं पर भरमार होते हैं, घरों पे घर, कहीं में कहीं होते ही नहीं है। कई लिटरेट होते हैं, कई इलिटरेट होते हैं, कई लोग इकोनॉमी में अच्छे होते हैं, कई लोग इकोनॉमी में अच्छे नहीं होते हैं, कई का सोशल स्टेटस अच्छा होता है, कई का सोशल अच्छा नहीं होता है। वो आज सारा हम इस पॉपुलेशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अनइवन कैसे है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ये सारा आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप हिस्ट्री में चलते हैं। पहले हिस्ट्री में क्या था कि कोई भी सिविलाइजेशन थी वो कहाँ रहती थी, ज्यादा वहां रहती थी जहाँ पे नदियां होती थी। उन जो आदिवासी थे उनको अपने एग्रीकल्चर और इन सबको आगे हाई वैल्यूड करवाना था, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए था उनको। इस वजह से वो लोग कहाँ रहा करते थे, वो लोग रहा करते थे नदियों के किनारे। लाइक ये इंडिया है और यहां से जाती है सिंधु रिवर यानी इंडस। तो इंडस वाली सिविलाइजेशन कहाँ बसी, इंडस के करीब बसी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इसी तरीके से जहां जहां नदियां होती है वहां वहां लोगों के रहने का जगह ज्यादा होती है कि उनको ना अवेलेबिलिटी हो जाती है हर चीज की सहूलियत जहां मिलेगी लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे। अब गंगा रिवर है, उसका ये क्या हुआ, इस गंगा रिवर का बेसिन होगा तो यहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे। ये एरिया कौन सा, यूपी का, बिहार का, इधर हरियाणा का। हरियाणा में इतनी पॉपुलेशन नहीं, लेकिन दिल्ली तो है। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो दिल्ली है। दिल्ली के अंदर करोड़ों से ऊपर के लोग रहते हैं। राजस्थान में इतने नहीं रहते जितने दिल्ली में रहते हैं। अब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा अच्छी है, लोग ज्यादा रहते हैं। ये राजस्थान है, यहाँ पानी की मात्रा कम है, लोग कम रहते हैं। एरिया वाइड है राजस्थान का और लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। नीचे नीचे आएंगे आप महाराष्ट्र के एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, इधर भी ठीक ही लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल साइड लोग सही रहते हैं, हिल एरियाज आ जाते हैं। अगर अब आप बात करें हिल एरियाज की, हिल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे ट्रेड अच्छा नहीं होता, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सड़कें अच्छे से नहीं बनी होती, कहीं पे किसी का घर होता है, कहीं पे किसी का, इसलिए लोग यहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। हम आपको पूरे फैक्टर पढ़ते हैं, इसके फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसमें क्या क्या, क्लाइमेट। क्लाइमेट ये डिसाइड करता है कि वहां पॉपुलेशन रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वहां का क्लाइमेट ज्यादा कोल्ड है जैसे अंटार्कटिका, पॉपुलेशन कैसे रहेगी। अगर वहां का क्लाइमेट ज्यादा हॉट है, पॉपुलेशन कैसे रहेगी। अगर बिल्कुल मतलब स्टिल क्लाइमेट है कि एक ही क्लाइमेट रहता है, अच्छा क्लाइमेट रहता है, सर्दी के टाइम पे सर्दी अच्छी होती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी अच्छी होती है। जैसे ये क्लाइमेट अच्छा होगा ना, वैसे एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन अच्छी होगी। इस वजह से लोग क्लाइमेट की वजह से वहां पे रहना
पसंद करते हैं। दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होगा? वाटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स के साथ साथ लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। रिवर है, इवेपोरेशन होगी, गर्मियों के टाइम पे इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन से क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे, बाद में मोटरसाइकिल पड़ी होगी आपने, बारिश आएगी, बारिश के बाद क्या होगा? रेन ज्यादा होगी, और रेन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर में फिर एक अच्छा मोड मिलेगा एग्रीकल्चर। क्लाइमेट, वाटर, उसके साथ साथ क्या होगा? हिल एरियाज। हिल एरियाज नहीं, यहाँ पर लैंडस्केप की बात करें। लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए कि जहाँ पे एग्रीकल्चर करे तो वो भी अच्छा हो सके, सेटलमेंट बनाए, हाउसेस बनाए तो वो भी अच्छे हो सके, अगर कुछ मैदान वगैरह कुछ बनाए तो वो भी अच्छे हो सके। तो इसके लिए क्या होता है? लैंड होनी ज्यादा अच्छी होती है। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हिल एरियाज नहीं होने चाहिए, लैंडस्केप प्लेन होना चाहिए। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी को हिल एरियाज में वैसे रहना पसंद है कि हमें नज़ारे लेने हैं और उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो हिल एरियाज में जाए, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ आएगी? प्लेन एरियाज में आएगी, जहां उसको सहूलियत ज्यादा मिले, उसकी प्रोडक्शन में, उसके ट्रेड में, उसकी इकोनॉमी में, सब में बढ़ोतरी हो, वो वहां रहना पसंद करेगी। और फिर चौथा पॉइंट क्या है इसका? इसका चौथा पॉइंट है सॉइल। राजस्थान है, भंगर सॉइल है, भंगर क्या वो बैरन है, बिल्कुल बंजर है, बंजर भूमि है, वहां पे कुछ उगता नहीं है, सारा रेगिस्तान है, लोग वहां रहना कम पसंद करते हैं। इसीलिए हरियाणा है, हरियाणा में अच्छी सॉइल है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है, मैदान अच्छा है, तो लोग अच्छा रहना पसंद करते हैं। यूपी में तो इससे भी ज्यादा, इसलिए पॉपुलेशन वहां की ज्यादा है। और सोयल डिपेंड करती है उसकी एग्रीकल्चर पे, जहां ज्यादा अच्छी सोयल वहां ज्यादा रहना पसंद है। ये थे 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। दोबारा सुन लीजिए, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडस्केप और लास्ट सॉइल। ये सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं वहां रहने से या ना रहने से। अगला इसका फैक्टर आएगा, अगला फैक्टर क्या है? वो आएगा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर में होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में ही आ गया वो, तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री और अर्बनाइजेशन, ये सारी क्या होगी? जिसके अंदर ये चीजें मौजूद होंगी, वहां क्या होगा? डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ज्यादा। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होता है? जहां पे लोगों को सहूलियत मिलेगी, हर टाइप की फैसिलिटीज मिलेगी उनको, उनको जहां मान लो कहीं बाहर से कुछ चीज लेनी है, कुछ कपड़े लेने हैं, या कोई और चीज, एनीथिंग व्हाट यू वांट, अर्बन सिटीज में जाओ, शहरों में जाओ, हमें कुछ चीजें नहीं, हम शहरों में जाते हैं, गाँव में थोड़ी मिलती है। इसलिए लोग जहाँ कहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं? अर्बनाइजेशन होनी चाहिए इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। जॉब सेक्टर कहाँ ज्यादा मिलते हैं? अर्बनाइजेशन में, यानी शहरों में ज्यादा मिलते हैं। और एक और फैक्टर होता है मिनरल। मिनरल्स मतलब कि जो मेटल्स वगैरह हम निकालते हैं। अब मेटल्स वगैरह की जहां ज्यादा निकलेगी, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो। अब ये जगह मान लो एक, ठीक है, इस जगह के अंदर क्या है? यहाँ पे स्टील और ये पूरे के पूरे तादाद में, यानी इस सॉइल के नीचे स्टील, मिनरल्स, कोल, आयरन, ये सब कुछ है। स्टील तो वैसे बनाया जाता है, एल्यूमिनियम, इनके सबके ओर्स है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे, इसी की साइड में क्या बनाएंगे? इंडस्ट्री बनाएंगे। जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा होगा वहां पे इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो वहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो लोग यहाँ आना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर है कि जहां पे ज्यादा जॉब मिलेंगी, जॉब कहाँ पे ज्यादा मिलेंगी? शहरों में, वहां पे लोग ज्यादा आना पसंद करेंगे। और अगला फैक्टर जो आता है, वो आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? रिलीजियस, रिलीजन के हिसाब से लोग रहते हैं। वृंदावन के अंदर बाहर से लोग आए हैं, फॉरेन से, क्यों? क्योंकि उन्हें वहां का रिलीजन पसंद है, हिंदू धर्म पसंद है, इसलिए वो वहां रहते हैं। इसलिए रिलीजन के कारण, रीजन लिख दिया मैंने, रिलीजन लिख दिया था। रिलीजन के कारण, ठीक है। और सोसाइटी की थिंकिंग के कारण,
वहां के फेस्टिवल और कल्चर के कारण। मान लो किसी को कोई कल्चर पसंद हो, अब हम हिंदू हैं पर फॉरेनर्स को अगर हमारा कल्चर पसंद आता है तो वो यहाँ पे रहना पसंद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, कौन से जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर्स। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आई डोंट थिंक कि कुछ आपको ना समझ में आया हो। तो अब डेंसिटी क्या होती है? ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, यहाँ कम पॉपुलेशन रहती है। क्यों? ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब अगला क्या आएगा? अगला है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कैसे काउंट करते हैं? कि टोटल पॉपुलेशन है बाय में टोटल एरिया, इसको कट करेंगे तो क्या निकलेगी? डेंसिटी। ये क्या होगी? इसकी डेंसिटी होगी। कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? जिसका सबसे अच्छा क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने पीपल सरवाइव करते हैं, वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 लोग रहते हैं तो वो उसकी डेंसिटी होगी। 100 क्या होगी? उसकी डेंसिटी होगी। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 312 लोग रहते हैं तो वो उसकी डेंसिटी होगी। आपको पता है, मतलब हजारों से ज्यादा लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली के अंदर। कई कीजिए तो करोड़ों रहते हैं दिल्ली के अंदर। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन होगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आती है पॉपुलेशन के कारण, रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये थी पॉपुलेशन की डेंसिटी। और डेंसिटी पे किस पे डिपेंड करती है? वहां उन 3 फैक्टर्स पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के 3 फैक्टर थे, ज्योग्राफिकल और सोशल और कौन सा था एक? इकोनॉमिकल। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है डेंसिटी भी। जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहा करेंगे। तो ये थी डेंसिटी और वहां का डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो हमारे चीजें खत्म होती है। कई बार क्या होता है, माइग्रेशन के थ्रू भी कुछ हो जाता है कि डेंसिटी कहीं की ज्यादा हो जाती है, कहीं की कम हो जाती है। माइग्रेशन भी उसमें रोल कायम करता है कि उसकी वजह से ये चीज हो रही हो। इसके बाद में आप बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है पॉपुलेशन की? जहां अब हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा होगा, उसके 3 फैक्टर्स होंगे, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही होगी। पर ग्रोथ कैसे होती है पॉपुलेशन की? अब देखिए, जहां का हेल्थ केयर अच्छा होगा वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी होगी। जहां का सोशल थिंकिंग अच्छी होगी वहां पे पॉपुलेशन अच्छी होगी। जहां की इकोनॉमी अच्छी होगी वहां पे पॉपुलेशन अच्छी होगी। अब ये सारे फैक्टर्स ना एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे? पैसे ज्यादा होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो हॉस्पिटल बना पाएंगे, हॉस्पिटल बना पाएंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी तो हॉस्पिटल में जा भी पाएंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और सोशली क्या होगा कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर बढ़ेंगे, वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग बदलेगी। तो सोशली भी क्या होता है, गर्ल्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। पहले तो लड़कियों को मार देते थे, मतलब जन्म लेते ही उनको मार दिया, लेकिन आज आज ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी तो जिंदा हूँ। तो अब सोशल में क्या होगा कि उनको भी मौका मिलेगा और पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। इसी तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती चली जाएगी और मतलब हेल्थ केयर अच्छा होता चलेगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ होती चली जाएगी। अब देखिए क्या था, मैं आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ ना फेजेस में बताऊंगी कि हमारे इंडिया के अंदर कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई फेजेस के अंदर। पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में। अब ना पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में ना अलग अलग होती है। जैसे कि एक होती है नेचुरल ग्रोथ, एक होती है एक्चुअल ग्रोथ। ये 2 ग्रोथ होती है, एक होगी नेचुरल ग्रोथ, एक होगी एक्चुअल ग्रोथ। समझ में आ रहा है? अब दूसरी, अब इसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ भी होती है, एक होती है पॉजिटिव ग्रोथ। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होगी? नेचुरल ग्रोथ क्या होती है कि जिसके अंदर हम बर्थ रेट के अंदर से डेथ रेट को
माइनस कर देते हैं कि जितनी डेथ हुई है, मान लो 100 लोगों की डेथ हो गई, 50 लोगों का बर्थ हो गया, यानी बर्थ कितने का हुआ, 50 का हुआ, डेथ कितने की हुई, 100 की। तो एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ कितनी हुई, नेचुरल ग्रोथ हुई 50 की। इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आया 50। तो ये थी हमारी ग्रोथ जो नेचुरल होगी, कि जितने मरे हैं और जितने पैदा हुए उनके माइनस कर दो और वो आ गई। एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी कि भाई बर्थ माइनस डेथ तो करेंगे, प्लस में जिनका इमिग्रेशन हुआ है, माइनस में जिनका एमिग्रेशन हुआ है। एमिग्रेशन क्या होता है, किसी जगह को छोड़ के चले जाना। इमिग्रेशन क्या होता है, किसी जगह को छोड़कर यहाँ पे आ जाना। मतलब अगर हमारे यहाँ पे कोई आता है तो उसका इमिग्रेशन होता है, अगर हमारे यहाँ से कोई जाता है तो उसका एमिग्रेशन होता है। माइग्रेशन भी तो डिपेंड करती है ना। अब ये क्या थी, ये हम निकालेंगे तो इसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई। अब एक एग्जांपल के साथ इसको कर ही लेते हैं। जैसे कि 100 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई, बर्थ कितने का हो गया, 50 का हो गया। 100 की डेथ हो गई, बर्थ 50 का हो गया। इमिग्रेशन जो है वो हो गई मान लो 20 लोगों की, और जो एमिग्रेशन है वो किसकी होगी, मान लो 10 लोगों की एमिग्रेशन होगी। तो क्या होगा, डेथ रेट में से पहले बर्थ रेट माइनस होगा, 50 आ गया, यानी ये क्या थी, ये नेचुरल ग्रोथ थी। इमिग्रेंट्स कितने थे, 20 थे, तो ये कितने हो गए, 70। एमिग्रेंट्स कितने हैं, 10 है, यानी 10 गए हैं, तो कितने, 60। 60 क्या है, एक्चुअल ग्रोथ। ये 60 क्या है, हमारी एक्चुअल ग्रोथ आ गई। इसी तरीके से एक्चुअल और नेचुरल ग्रोथ निकलती है। अगर नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, अगर डेथ रेट से बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉजिटिव ग्रोथ है, डेथ रेट से बर्थ रेट कम है जैसे इसमें है तो वो नेगेटिव ग्रोथ है। ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये थी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को फेजेस में देखते हैं कि इंडिया के फेज में क्या हुआ था। 1951 से लेके आगे तक देखेंगे, मतलब फेजेस को अलग अलग तरीके से हमने बांट रखा है। अब उसी फेजेस के यानी बुक में जो फेजेस है उन्हीं की तरफ से ध्यान देते हैं हम। ये 1901 से 1921 तक। और अगला इस फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट होती है वो हाई होती है, और डेथ रेट क्या होती है, वो भी हाई होती है। इस टाइम बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। फिर 1921 से 1951 तक बात करते हैं आप। फिर उसके बाद 1951 से 1951 से बात करेंगे हम 1990 और 1991 से टिल नाउ। ये देखते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है। उसके बाद में क्या होगी, बर्थ रेट ज्यादा ही रहेगी, डेथ रेट डाउनफॉल पे आ जाएगी। फिर बर्थ रेट थोड़ी ज्यादा रहेगी, फिर डेथ रेट डाउनफॉल पे। और अब तक क्या है, बर्थ रेट बिल्कुल हाई है और डेथ रेट बिल्कुल लो है। अब क्या था, शुरू शुरू के अंदर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल थोड़ी ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिस वजह से लोगों की डेथ ज्यादा अच्छी हो जाया करती थी, और बर्थ रेट भी अच्छी थी। हम लोगों को पता था वहाँ उस टाइम प्लेग की बीमारियां, वॉर वगैरह ज्यादा हुआ करती थी, तो लोग ये जानते थे कि अगर हमारे मतलब हम भी जाएंगे, हम मारे जाएंगे। जो पेरेंट्स थे उनको पता था कि हमारे बच्चे क्या पता कोई प्लेग के कारण, कोई बीमारी के कारण मारे जाए, तो वो बर्थ ज्यादा देते बच्चों को। इस वजह से बर्थ रेट भी ज्यादा थी और बीमारियां थी तो डेथ रेट भी ज्यादा थी। उसके बाद में क्या, कौन सा फेज आता है, 1921 से लेके 1951 का फेज, जिसके अंदर बर्थ रेट हाई होते हैं, डेथ रेट लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो बीमारियां कम हो जाती है, दूसरा हॉस्पिटल्स बनने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ केयर अच्छी हो जाती है। फिर 51 से 91 का फेज, इसके अंदर बर्थ रेट में बूम होता है। इस बूम के कारण क्या होता है कि बर्थ रेट अच्छी हो जाती है, डेथ रेट लो हो जाती है। और टिल नाउ 1991 से लेके अब तक बर्थ रेट बिल्कुल हाई पे है, डेथ रेट बिल्कुल लो पे है। डेथ रेट बिल्कुल लो पे है, बर्थ रेट बिल्कुल हाई पे है। अब ये क्या चीज थी, ये हमारे फेजेस थे कि हमारी जो पिछली ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो इस तरीके से हुई। आपको पता है 1914 से लेके 1918 के बीच, और ये जो फेज था ना, यानी इसमें आएगा ये फेज, इसके अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा हुई। क्यों,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसके अंदर इंडिया ब्रिटेन के साथ था और ब्रिटेन के साथ मिलकर वो लड़ाई कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम आगे, ये तो थे फेजेस डेथ रेट के, मतलब बर्थ के ये फेजेस थे। अब क्या होता है, रीजनल वेरिएशंस होती है कई जगह, कंपोनेंट्स इसमें मैटर करते हैं कि किसी रीजन के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जो मैंने आपको बताया अभी। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं आप, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपने बात कर ली कि इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ग्रोथ किस जगह पे ज्यादा होगी, किस जगह पे ज्यादा नहीं होगी। रीजनल वेरिएशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि रीजनल वेरिएशन में क्या क्या मैटर करता है, एक तो लिटरेसी मैटर करती है कि लोग इलिटरेट हैं या क्या है। इकोनॉमी मैटर करती है, इकोनॉमी मैटर करती है, लिटरेसी मैटर करती है, इकोनॉमी मैटर करती है, सोशल मैटर करता है, ठीक है। ये है पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजनल वेरिएशंस। अब अगर आप रीजनल वेरिएशन के अंदर अर्बन और रूरल लेके जाते हैं, विलेजेस के अंदर क्या होता है, इलिटरेट पीपल ज्यादा होता है, लिटरेसी कम होती है, इस वजह से वहां पे ना लोगों की पॉपुलेशन की ग्रोथ गर्ल्स में कम होती है। गर्ल्स की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, लो होगी। जहाँ इकोनॉमी कम होगी वहां पे फिर मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स कम होंगे, हॉस्पिटल्स कम होंगे तो इस, और हॉस्पिटल में लोग जा भी नहीं पाएंगे, इस वजह से वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, और डेथ रेट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सोशल में क्या है, सोशल में क्या है कि वैसे ही लड़कियों को नहीं जीने देते और इस वजह से यहाँ पे भी कुछ हो जाता है, हेल्थ केयर हो गया और ये सब कुछ इसमें मैटर करता है। सोशल लड़कियों को पैदा ही नहीं करने देते थे पहले तो। अब एक इसके अंदर आता है माइग्रेशन, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैटर करता है और ग्रोथ को भी। पॉपुलेशन माइग्रेशन में क्या होता है कि लोग ज्यादातर माइग्रेट कर देते हैं। अब कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे नेपाल का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ना लड़कियों की तादाद ज्यादा है, लड़कों की कम है, क्योंकि लड़के माइग्रेट कर चुके होते हैं। माइग्रेशन से आधे से ज्यादा लोग तो चले जाते हैं ना, इस वजह से पुश और पुल फैक्टर होता है कि जो अर्बन चीजें हैं वो उनको पुल कर लेती है और वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है पॉपुलेशन डबलिंग। पॉपुलेशन डबलिंग में क्या होता है कि 1924 से लेके 1974 तक और फिर 2001 तक मान के चलो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहां से यहां तक 2000 बिलियन पॉपुलेशन थी, तो 4000 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, यानी इसकी डबल हो गई। इसकी डबल होने में कितना टाइम लगा, वो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम था। फिर 4000 से 8 बिलियन हो गई, 8000 बिलियन मतलब, तो ये क्या था, ये फिर से क्या हुआ, डबल हो गया इसका, 4000 का डबल हुआ, तो जिस इतना है जिसमें टाइम लगा वो उसका डबलिंग टाइम था, फिर 2025 टाइम, ठीक है। ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम था। यहां तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये हकीकत है, यहां तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके अंदर से कुछ एक थोड़ा बहुत पार्ट रहता है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब देखिएगा कि आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ होने में और पॉपुलेशन डबल होने में डेवलप्ड कंट्रीज में कितने ईयर लग जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में 318 दिन ईयर लग जाते हैं अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में, क्योंकि उनके पास फैमिली प्लानिंग होती है और फैमिली प्लान अच्छे से कर लेते हैं, इस वजह से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करती और वो ना ही करते हैं इतनी ग्रोथ। अब यहाँ पे अपने इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा हो रही है पॉपुलेशन, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही है और तो कोई काम हो ही नहीं रहा, पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं आप सारे। उसके आगे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रो होती है। आगे हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो भी की तो क्या हो गया, चाइना है, चाइना के अंदर बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां की तो इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, वहां के तो लोग डेवलप्ड भी बहुत हो रहे हैं और आगे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं चाइना सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना की जो 15 से
15 से लेके जो 59 का एज ग्रुप होता है वो वर्किंग क्लास एज ग्रुप होता है। और इसकी पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है ना, जब इसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो हमें फायदा ही फायदा होगा। बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फिर फायदा नहीं होगा, वो मतलब कॉमन ही चीज है। और बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कोई फायदा नहीं होगा, बुजुर्ग तो सेवा मांगेंगे, वो तो कुछ लेंगे नहीं। ये है वर्किंग क्लास। इस वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है तब फायदा होता है। अब चाइना के अंदर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए उसके फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या किया, इस पॉपुलेशन के लिए NYT बनाया गया, नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई थी 2014 के अंदर, जो कि स्किल डेवलप करती है इन एज ग्रुप के मेंबर्स को। इन एज ग्रुप के मेंबर्स को उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए ये बनाई गई थी। और मतलब अभी भी ये एग्जीक्यूटेड है, चल रही है। और इस एज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ताकि ये जो हमारी यूथ है ये आगे चलकर देश को आगे बढ़ा सके। जो हमारे आज के यूथ है जो शिक्षा ले रही है, उसी के ऊपर हमारा पूरा मतलब भारत का भविष्य टिका हुआ है कि वो आगे जाके क्या करेगी, जिस वजह से हमारा इंडिया भी डेवलप्ड हो जाए। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है, उसकी इकॉनमी भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है मिलिट्री में भी, एजुकेशन में भी, और हर चीज में आगे बढ़ रहा है इंडिया। अभी वो भी तो लाइन है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और जैसे जैसे हमारी यूथ के लिए पॉलिसी बनती जा रही है, उसी तरीके से हमारा इंडिया भी डेवलप्ड करता जा रहा है। अब यूथ के लिए क्या किया गया, एक तो ये पॉलिसी बनाएगी, लेकिन आजकल यूथ के लिए कोई एजुकेशन ये अंदर पॉलिसी ला ही नहीं रहा है। एजुकेशन सिस्टम में बजट पेश किया था पिछली बार, कोई एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी थी ही नहीं। अगर हो तो पता नहीं क्या तबाही मच जाए। अब आगे की अगर आप बात करें तो माल्थस की थ्योरी पढ़नी चाहिए हमें। माल्थस ने 1798 के अंदर एक थ्योरी दी थी, जो आपकी बुक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से दी गई है। आपकी दो बुक है, मैं आपको पूरा पहले डिफाइन कर देती हूँ। आपकी दो बुक है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर क्या है, दूसरी बुक का सेकेंड चैप्टर, पहली बुक का फर्स्ट चैप्टर, ये दोनों मैं मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। और प्लस में इसी बुक का थर्ड चैप्टर भी मैंने प्लस किया है, जो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ये तीनों एक ही तो चीज है, अलग अलग क्या है इसके अंदर, एक ही चीज है। तो मैंने सोचा एक साथ ही पढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, पॉपुलेशन के बारे में पूरा ही पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर हमने पूरे इंडिया के बारे में बात की है, वर्ल्ड के बारे में भी बात किया, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में भी अभी आप बात करेंगे। अब ये माल्थस की थ्योरी है ना, ये आपके दोनों चैप्टर्स में, तीनों चैप्टर्स में चल जाएंगी। अब देखो माल्थस क्या कहता है। माल्थस कहता है बर्थ रेट और डेथ रेट, जो मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट हाई होगा शुरू में क्या होगा, शुरू में चलाते हैं आप। इसके फेजेस है, 3 फेजेस है, बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। ये तीसरा फेज है, ये दूसरा फेज है, और ये पहला फेज है। पहले फेज में क्या होगा, बर्थ रेट हाई होंगे, डेथ रेट लो होगी। दूसरे फेज में क्या होगा, बर्थ रेट और हाई होगा, डेथ रेट और लो होगी। तीसरे फेज में क्या होगा, बर्थ रेट स्टेबल हो जाएगा, डेथ रेट भी मतलब स्टेबल हो जाएगा, दोनों स्टेबल। ठीक है। अभी क्या है, ये जो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है, दोनों ये फेज है ना, ये कुछ कंट्रीज में अभी भी चल रहा है। और ये इसके अंदर डेथ रेट लो है, बर्थ रेट बिल्कुल हाई है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में है। इसके अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है। और ये जिसमें स्टेबल हो जाती है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है, ज्यादा कुछ उसमें फर्क नहीं है। अब कई कई में क्या है कि डेथ रेट बिल्कुल लो है, बर्थ रेट भी दोनों लो है, दोनों लो है। जापान के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा है, बच्चे कम है, उसको हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। ये थी माल्थस की थ्योरी कि अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा हुआ तो ये होगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो ये होगा, अगर डेवलप्ड हो गए तो ये होगा। ये थी माल्थस की थ्योरी, जिसको आप ना हेल्थ से रिलेट करके हम इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन का चैप्टर है, आपको सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, हेल्थ अच्छी होगी तो डेथ रेट भी नहीं होंगे इतने, और बर्थ रेट भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ये सारा एक ही लाइन में घुसा हुआ चैप्टर है, कुछ भी नहीं है और इसके अंदर।
अब इसके बाद में आप बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की। और जो हमने माल्थस की थ्योरी बताई वो ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपको लिखनी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की आपको 3 फेज बनाने हैं, जिसमें पहले फेज में आपको लिखोगे कि बर्थ रेट ज्यादा होंगे, डेथ रेट लो होंगे, क्यों होंगे वो आप उसकी हेल्थ केयर के बारे में लिखोगे। ऐसे दूसरा फेज और तीसरा फेज बना के उनकी हेल्थ केयर के बारे में लिख के आप इस चीज को डिफाइन करोगे। अगर हम आप आगे बात करें तो वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन की। पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या है कि हम जानना ही क्यों चाहते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, लोग रह रहे हैं, हमें जानना क्या है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ नहीं है, कितने लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं, ये सारी जानने की हमें क्या जरूरत है। वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। हम क्यों जानना चाहते हैं, अगर हम हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को जानेंगे कि हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो उनका डेवलपमेंट और अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है, सेंसस होती है, शुरू कब हुई थी, 1875 में पॉपुलेशन सेंसस शुरू हो गए थे। 1875 में पॉपुलेशन सेंसस शुरू होगी। पहली सेंसस कब हुई थी, फर्स्ट 1891 में पहली हुई थी, पहली, जिसके अंदर ये जाना गया था कि कितने लोग कहाँ रहते हैं, कितने लोग कहाँ रहते हैं। ये जो कॉम्पोजिशन आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये 1891 में क्या हुआ था कि हमारे पॉपुलेशन की जनगणना जिसको बोलते हैं आप, वो हुई थी 1891 में पहली। इसके अंदर ये जाना गया था इतने लोग इस एरिया में ज्यादा रहते हैं, इतने लोग इस एरिया में यहाँ रहते हैं, ये सब कुछ सेंसस का था। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन इसी से रिलेटेड है तो वो पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना एज सेक्स रेशियो में, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी इकोनॉमी के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से। इन फेजेस में पॉपुलेशन को बांट देना, ये दिखाना कि कितने एज सेक्स रेशियो है। इस एज सेक्स रेशियो का पिरामिड बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। एजुकेशन, कितने लोग एजुकेटेड है, कहाँ कितना तक, कब तक पढ़ाई की उन्होंने, कितने बुजुर्गों लोगों ने पढ़ाई की है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब का एजुकेशन कंपोजिशन होता है। मतलब वेरिएशंस जो आते हैं ना उसको एजुकेशन कंपोजिशन कहेंगे। और पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं उनके एज सेक्स रेशियो की, कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने एज के कितने बच्चे हैं, कितने एज के कितने लोग हैं। ठीक है, इकोनॉमी कौन कितना कमाता है, कौन कितना नहीं कमाता है। अगर मतलब बच्चे ज्यादा कमा रहे हैं 17-18 साल वाले, या फिर जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, या जो हमारे 30-35 साल के जो लोग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं। रिलीजन, कितने लोग रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस एरिया में कितने लोग किसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब कुछ आता है रिलीजन कंपोजिशन में। लैंग्वेज का भी इसी तरीके से कि हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, और उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, और बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुजुर्ग ज्यादा बोलते हैं, या फिर फीमेल ज्यादा बोलते हैं, मेल ज्यादा बोलते हैं। ये सारी है पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके अंदर हम आप एज सेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, नाइजीरिया का आप एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब बर्थ हाई है, मतलब चाइल्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, और कौन से चाइल्ड ज्यादा होंगे, फीमेल या मेल। अगर सेम हुए तो वो अलग बात है। ठीक है, ये इसकी चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये होगी एज, ये हो गया इसका सेक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक्सपेंडिंग है क्योंकि बर्थ क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इसमें क्या है, बर्थ ठीक है हाई है, और जो डेथ है वो भी हाई है। मेल फीमेल जो भी मतलब सेक्स रेशियो है उसके अंदर आपको बुक के अंदर ये पूरी पिरामिड आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। अगर बर्थ रेशो और डेथ रेशो
दोनों सेम हो तो वो कांस्टेंट। अगली बात करते हैं जापान की, जिसमें बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है। मैं आपको इन सबको ना अच्छे से लिख के दे देती हूँ। नाइजीरिया एक्सपेंडिंग है, ऑस्ट्रेलिया कांस्टेंट है, और जो जापान है वो डिक्लाइनिंग है। क्यों डिक्लाइनिंग क्यों है? क्योंकि डेथ रेट कम है, बर्थ रेट भी कम है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट कांस्टेंट है। एक्सपेंडिंग क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। इस वजह से आप इनकी डायग्राम देखना, पिरामिड देखना, आपको इसी तरीके से बताया जाएगा कि ये चीज है। नाइजीरिया के अंदर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में कांस्टेंट है, जापान में डिक्लाइनिंग है। जापान के अंदर ना बहुत ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, डेथ रेट बहुत कम है उनकी, और बर्थ रेट है ही नहीं। मान के चलो बर्थ रेट बहुत कम होती है, बहुत कम, यानी बर्थ रेट को एक और आधे से नीचे कर दो और डेथ रेट वैसे कम है। तो डेथ से ज्यादा, बर्थ से ज्यादा डेथ नहीं होती, मतलब बर्थ भी कम है, डेथ भी कम है। बूढ़े लोग ज्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। ये थी पॉपुलेशन कंपोजिशन इसकी। और एजिंग ग्रुप, मतलब एजिंग पॉपुलेशन होती है जिसमें बूढ़े लोग ज्यादा होते हैं, टर्म आपको बुक में दी हुई है एजिंग ग्रुप, जिसके मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं, लिटरेसी, लिटरेसी के अंदर भी यही है कि भाई जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़ते हैं, कहाँ पे लोग ज्यादा पढ़ते हैं, अर्बन सिटीज में ज्यादा पढ़ते हैं, रूरल में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं पढ़ने के लिए। और एक है फीमेल और मेल सेक्स रेशियो जो आप पढ़ते हैं। आपको पता है यूएई जो है, यूनाइटेड अरब इमिराट्स, इसके अंदर 312 मेल के ऊपर 100 फीमेल है, यानी 312 मेल है 100 फीमेल है। यानी सोशल के हिसाब से क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है फीमेल्स की। और ये सोशली इसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सोशल फैक्टर कर रहा है। मुगल है, मुगल क्या, मुस्लिम है, कुछ भी कर सकते हैं। एक है लातविया, लातविया जिसके अंदर क्या है 180 फीमेल है और 100 मेल है। यहाँ पे फीमेल की ज्यादा है पॉपुलेशन। और इसमें एक फैक्टर और भी ये लगता है कि मेल माइग्रेट कर जाता है, मेल माइग्रेट कर जाते हैं, फीमेल्स माइग्रेट नहीं कर पाती है। क्यों? फीमेल की माइग्रेशन ना उनकी तक ही सीमित रहती है, जैसे रूरल से रूरल में हो गई, या फिर कुछ एक फीमेल्स अर्बन में जाती हैं, बस शादी के बाद वो चली जाती है, सिर्फ यही मैटर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो पढ़ता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर लड़की शादी करा दी जाती है सोशली, सारे सोशल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। और बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो जॉब सेक्टर के लिए बाहर जा पाती हैं। लातविया के अंदर ये सब कुछ है। और एवरेज निकालें तो 102 मेल पे 100 फीमेल है, 2 मेल आज भी ज्यादा है। 10 लड़कियां खड़ी है तो 12 लड़के खड़े होंगे, 2 ज्यादा होंगे। तो ये सारी थी पॉपुलेशन कंपोजिशन। यही के इसी के साथ आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अब रूरल अर्बन कंपोजिशन भी होती है, एक ऑक्यूपेशनल, तो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ऑक्यूपेशन वाली तो गजब है भाई साहब, आप आगे भी पढ़ोगे। रूरल और अर्बन कंपोजिशन, कितने लोग रूरल में रहते हैं, कितने लोग अर्बन में रहते हैं, यहाँ वाले यहाँ कितने माइग्रेट करते हैं, यहाँ वाले यहाँ कितने जाते हैं, और यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं रहते, यहाँ पे ज्यादा क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, मिनरल्स, जॉब, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज ज्यादा आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, ये थी रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। दूसरा, अर्बन सिटीज कौन सी, जैसे मुंबई हो गए, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जैसे कौन हो गया, बैंगलोर हो गया, ये सारी क्या है, अर्बन है, जहां से माइग्रेट हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कितने हैं? एक तो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 ऑक्यूपेशन है। और क्वाटरनरी और क्वीनरी भी है, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर एक बार आप 3 देखो। ये प्राइमरी के अंदर क्या है,
50% से ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी में काम करती है। कोई 10-15 या फिर 25% मान के चलो आप सेकेंडरी में काम करती है, और 30% मान के चलो टर्शरी में काम करती है। सिर्फ इतना ही, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, आप देख लीजिएगा उसको, लेकिन सिर्फ इतने ही लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में काम करते हैं। हालांकि टर्शरी में जितना ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमी में बूम होगा, लेकिन लोग टर्शरी में ज्यादा जाते ही नहीं है। सेकेंडरी में भी ये है, लेबर ज्यादा चाहिए नहीं मिल पाती, प्राइमरी में लोग लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि एक तो रूरल रह गया, और वास्ट हिडन एम्प्लॉयमेंट है इसमें, वास्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट का हुआ आप इसको, इसके अंदर है कि जहां पे मान लो सिर्फ 15 ही लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, एक फील्ड के अंदर, लेकिन वहां पे 20 लोग लग जाते हैं, 5 लोग फालतू में ऐसे ही वहां पे बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता उनको, वो होती है हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं आप, वो फॉलो होती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और अगर वो वहां से हट जाए तो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर और हमारा टर्शरी सेक्टर बूम करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना, कि ज्यादातर लोग प्राइमरी में काम करते हैं। और ये था हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, पूरा पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट भी अपलोड करके दे दूंगी अगर आपके डाउट शायद तो, वरना सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो चुके हैं, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एक बार बुक को देखोगे और उसके क्वेश्चंस को देखोगे, आपको सारे आते होंगे। आई डोंट थिंक कुछ बचा है। थैंक यू। इसी के साथ